भारत के वजीर आजम आप देखे होंगे दुबई गए थे, दुबई के शेख से मिले, या हबीबी इतना उसको गले लगा लिए, इतना गले लगा लिए कि वो भी परेशान नजर आ रहा था। भाई क्या मोहब्बत है। मोदी जी कभी हमको भी आप गले लगा लेते, बिल्किस बानो के सर पर हाथ रख देते, बोलते तू मेरी बेटी है। मगर मोदी जी को वो शेख से बड़ी मोहब्बत है। मोदी जी कभी आप देख भी लेते कि महरौली की मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आपकी पार्टी में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है मोदी जी, आपकी पार्टी में एक मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं है। और मगर मोदी जी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये बोलने में अच्छा लगता है, अमल तो होता नहीं है। अब बीजेपी कह रही है 370 लेकर आएंगे। मैं सीमांचल की जनता से वादा कर रहा हूं, मैं भारत के गरीब और मजलूम अवाम से वादा कर रहा हूं, मैं भारत के उन तमाम शहरियों से वादा कर रहा हूं जो इस मुल्क को गांधी और अंबेडकर का मुल्क मानते हैं, जो इस मुल्क को उसका मुल्क मानते हैं जहां पर इसकी जमीन में मोहब्बतें हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तीसरी मर्तबा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए। मगर बताओ 2014 और 19 में कैसे बने नरेंद्र मोदी देश के वजीर आजम? मेरी वजह से बने। आप इनसे पूछो जाकर, ये तेजस्वी से और ये गठबंधन के लोग इसी की वजह से बने। और जब मेरे सामने आते हैं मैं कहता हूं बोलो बाबू कैसे बने, बताओ। हम 3 सीट लड़े तो वो 306 जीत गए। हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज लड़े तो 306 कैसा जीत गए मोदी? इसका कोई जवाब नहीं है। याद रखो, मोदी अगर जीत रहा है तो तुम्हारे वोट से नहीं जीत रहा है मोदी। मैं खुलकर कह रहा हूं आज आपसे, मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव का यादव मोदी के गोद में बैठकर कह रहा है कि तू मेरा नेता है। यह सच्चाई है और मैं उसको बता सकता हूं अगर ये लोग बहस करना चाह रहे मुझसे। आदादो शुमार मेरे पास है कि 2014 में कितने वोट मिले, 2019 में कितने वोट बीजेपी को मिले। और हमको हमारे गले में सांप डाल दिया जाता है। ए भाई वो मौलाना, वो खिबला हजरत, अब के बार सेकुलरिज्म को बचा लो। हम बचाएंगे? अरे हमारी मस्जिद चले गई मेरे भाई, हमारी शरीयत पर हमला हो रहा है मेरे दोस्त, बच्चियों के सरों से हिजाब छीना जा रहा है मेरी मां और बहनों, मेरी मस्जिदों को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। मुझसे कहा जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो, तुम क्या कर रहे हो बचाने के लिए? कब तक तुम अख्तरुल ईमान और ओवैसी पर इल्जाम लगाओगे? अरे बताओ तुम क्या किए? अरे तुम तो अपने आबा अजदाद की सीट को नहीं बचा सके। तुम नीतीश कुमार को दूध पिलाए, वो नीतीश कुमार अब आरएसएस और बीजेपी को बिहार में ला लिया। तुम सत्ता में थे, अच्छा हम गुनाहगार हैं तो बताइए, सीवान का भी हमारे भाई थे यहां पर। हमारे भाई ने कहा वो 7 साल का लड़का, क्या नाम था उसका, वो लड़का 7 साल का था, उसको जेल में डाल दिए। नित्य तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। ये सेकुलरिज्म के बहुत बड़े चौधरी हैं ना ये। हम गुनाहगार हैं, मगर 7 साल का बच्चा क्योंकि मुसलमान था वो 8 दिन जेल में था। कानून के मुताबिक जो 13-14 साल के बच्चे होते, 17 साल के, उनको जेल नहीं भिजाया जाता। 8 दिन, और 8 दिन वो बच्चे की मां जेल के सामने बैठे रहती थी कि मेरा बच्चा है। तुम्हारे भी पेट में औलाद होगी ना, तुम्हारा भी तो कोई बेटा होगा, तुम्हारा भी तो कोई पोता होगा। सोचो अगर तुम्हारे 8 साल के बच्चे को ले जाकर कोई जेल में डाल देगा, कातिलों के साथ, डाकुओं के साथ,
शराबियों के साथ तो तुम्हारे सीने पर क्या गुजरती होगी बताओ। कहां गया जब सेकुलरिज्म? याद नहीं आया? यहां का तुम्हारा जो एमपी था उसने आवाज लगाई, कोई नहीं बोला। अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी बोले। रिजवान उस बच्चे का नाम था। 8 दिन के बाद वो बच्चा जेल से निकला। रामनवमी का जुलूस निकला, 100 साला मदरसे को जला दिया बिहार में, बिहार शरीफ में 100 साला मदरसे को जला दिया। कहां गया सेकुलरिज्म? कहां गया बी टीम? कहां गया ओवैसी वोट कटवा? तुमने हमने उनको बड़ा वोट दिया। क्या बोलते नहीं तेजस्वी? मगर तेजस्वी कब बोले? जब सत्ता निकल गई तो बोले अब हम दोबारा बनेंगे। मगर जब मदरसा जल गया, जब 7 साल का रिजवान जेल में चला गया, जब सीमांचल की लाखों एकड़ जमीन पानी में कट गई, तेजस्वी नहीं बोले। अब यहीं पर आकर कहा था ठाकुरगंज में कि हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। कहां गया डेवलपमेंट काउंसिल? मेरे भाई याद रखो, किसी कौम के लिए 70-80 साल एक बड़ा लंबा टाइम होता है। आप अब की बार किशनगंज से अच्छा फैसला लीजिए और जनाब अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करिए। अख्तरुल ईमान को अपना नुमाइंदा बनाइए। और आखिरी बात आपसे कहकर रुखसत हो जाऊंगा। ये जो सेकुलरिज्म के चौधरी हैं, 32 साल लालू परिवार और नीतीश ने बिहार में हुकूमत की, ये सुरजापुरी लोगों का क्या हाल करके रख दिया कि 24,46,212 सुरजापुरी भाई बहनों की आबादी है। उनको नौकरी मिलना था 38,350। कितनी नौकरी मिली सुरजापुरी भाइयों बहनों को? 15,359। मैं जिम्मेदार हूं, अख्तरुल ईमान जिम्मेदार है। क्यों नहीं दिया तुमने सुरजापुरियों को नौकरी? क्यों नहीं दिया? क्या पूछे यहां के एमपी जो आपने वोट दिया था तुमने क्या किया? पूछा? तुम्हारा गवर्नमेंट का सेंसस सर्वे है, मेरा नहीं है। तुमने हो सत्ता में 32 साल तुम सत्ता में रहे, मैं नहीं रहा। मैं तो तुम्हारे खिलाफ था और रहूंगा, मगर तुम रहे। अच्छा, कुलैया बरादरी 12,83,780 उनकी आबादी है। उनको नौकरी मिलना था 20,421 बिहार में और मिली नौकरी 5,734। अरे बोलो, तस्लीमुद्दीन के बेटे अपने लिए नहीं बोल सकते तो अपने गयूर बाप के लिए तुम बोल देते कम से कम, जिसको सीमांचल का गांधी लोग कहते थे। बताओ, तुमने अपनी बाप की कुर्बानियों को पानी में मिला दिया पूरा। अब आप शेरशाहवादी भाइयों को देखिए, 13,26,000 उनकी आबादी है। बिहार सरकार कहती है नौकरी मिलना था 20,421 और नौकरी मिली हमारे शेरशाहवादी भाई बहनों को 5,734। 32 साल आपने हुकूमत दी लालू परिवार को, नीतीश को। अब फैसला करना पड़ेगा सुरजापुरी भाइयों को, शेरशाहवादी भाई बहनों को और कुलैया भाई बहनों को, जो 32 साल में तुमको बर्बाद कर दिए। अगर तुम फिर उनका साथ दोगे तो फिर तुम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते तुम्हारी पस्तिका के सिवाय तुम्हारे गलत फैसले के। इसलिए अच्छा फैसला लीजिए और मंजलिस का साथ दीजिए। यही चंद बातें हम आप तक कहने आए हैं। हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं, मुझे सीमांचल की जमीन से मोहब्बत है। मुझे सीमांचल की जमीन के जनता से मोहब्बत थी, है और रहेगी। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रहेगा, मैं दुनिया के जिस कोने में रहूंगा, यकीनन मैं सीमांचल के इंसाफ के लिए दुआ करता हूं और करता रहूंगा। मैं हमेशा सीमांचल की लड़ाई मेरी लड़ाई समझकर लड़ता रहूंगा। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि अब की बार लोकसभा के चुनाव में मुत्तहदा तौर पर सीमांचल के लिए
अख्तर ईमान को कामयाब करिए, MP बनाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।